ग्रेनेड धमाके के साथ अपनी पावर दिखाकर जांग ये सभी लीडर्स को अपने बिल्डिंग के 14 फ्लोर पर मीटिंग करने को बुलाता है। मीटिंग शुरू हुई और रूम में मौजूद लीडर्स ने शांति से पहले की तरह अपनी शर्तें रखी कि कैसे जांगी को ऑपरेट करना चाहिए। इससे असंतुष्ट होकर उसने अपनी गन निकाली और टेबल पर रख दी। तुरंत सभी हैरान हो गए। तभी जांगी ने कहा कि उसकी कमर पर ये उसे चुभ रही थी। उनमें से किसी ने कहा जांगी अगर उन सबको मार डालता है तो बाकी बचे लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे, और कहा कि अगर वो पलट गया तो बाकी लोग उसके खिलाफ मिलकर फोर्स बना लेंगे। जांगी ने कहा कि वह उनकी डिमांड से सहमत नहीं है। इतने सारे लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। वो हर बिल्डिंग के लिए रोजाना सिर्फ 10 मील्स दे सकता है। वो लोग इसे कैसे यूज करते हैं ये उन पर निर्भर है। चैनलिंग नाराज हो गई और बोली कि ये बहुत कम है, सिर्फ उसकी बिल्डिंग में ही 76 लोग हैं। जांग यी ने साफ कर दिया कि या तो वो सब ये सप्लाईज एक्सेप्ट कर ले या फिर वार ही कोई आउटकम निकालेगी जिसके बाद बातचीत का कोई रास्ता नहीं होगा। बिल्डिंग 26 के वांग टेन फोमकोंग ने कहा कि चैनलिंग सभी का रिप्रेजेंट नहीं करती और वो जांग यी की ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है। बाकी लोगों की भी सपोर्ट नहीं करने पर जांग यी ने अपनी गन कोल्ड लोड करते हुए पूछा, क्या ये वाकई में उनके लिए बहुत कम है? लीजियान, जो सबसे पीसफुल था, आगे बढ़ा और कहा, बात करना हमेशा सिर में गोली से बेहतर है। इस पॉइंट पर जांग यी ने अपना पैर टेबल पर रखते हुए कहा कि खाना अनलिमिटेड नहीं है। अगर वे बांटते रहेंगे तो ये जल्द ही फिनिश हो जाएगा। उसने अपनी जेब से बीजों का गुच्छा निकाला और टेबल पर फेंक दिया। उसका पॉइंट यह था कि उन्हें खेती शुरू करनी चाहिए ताकि वे खुद का खाना पैदा कर सकें। वांग टेन फोंग ने तुरंत सवाल किया, बर्फ में खेती करने का क्या सेंस है? जांग यी ने अपनी गन से इशारा करते हुए कहा कि बर्फ के नीचे जमीन है और पानी की कोई कमी नहीं होगी। खाने के बदले जांग यी की कंडीशन थी कि सभी बिल्डिंग्स को अपने मर्दों को हर दिन खुदाई और खेती के लिए लगवाना होगा। बदले में वह हर बिल्डिंग को 10 मील्स देगा। इसके अलावा वह मेडिसिन्स, ड्रिंक्स और सिगरेट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। सिगरेट का नाम सुनते दो स्मोकर्स सब कुछ भूल गए और कहा कि अगर वे सिगरेट पी सकते हैं तो वे सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। जांग यी ने अपने मैजिक पॉकेट से एक बंद वॉलेट निकाला और उन्हें सिगरेट्स ट्राई करने के लिए दिया। जब वे स्मोक कर रहे थे वो एक तरफ खड़ा होकर पूछता है कि अगर वे सहमत है तो हर दिन वे एक सिगरेट बॉक्स ले सकते हैं। ली जान कुछ कहना चाहता था लेकिन स्मोकर्स आगे आकर बोले कि वे सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। बाकी 3 लीडर्स अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। गन पकड़े हुए और पहले से 2 लीडर्स को कन्विंस कर चुके जांग यी के सामने बैठना बाकी लीडर्स के लिए इंटिमिडेटिंग था। एक लीडर ने बाकी लोगों को जांग यी का ऑफर एक्सेप्ट करने का प्रेशर दिया और अब जांग यी को खुश करने की कोशिश करने लगा है। बाकी लीडर्स कुछ और डिस्कस करना चाहते थे लेकिन 2 स्मोकर्स ने कोई मौका नहीं दिया। इस बीच जांग यी खिड़की की तरफ गया और देखा कि बिल्डिंग्स के रेजिडेंट्स में कुछ हलचल हो रही थी। उसने अपनी गन लीडर्स की तरफ घुमा दी और पूछा, ये क्या हो रहा है? वांग टेन फोंग, जो कि पहले से खरीदा जा चुका था, ने कहा कि सभी लीडर्स यहाँ हैं, इसलिए कोई और अटैक नहीं कर सकता। ली जान ने फिर कहा कि अगर वे अटैक कर रहे हैं तो ये उनकी खुद की मर्जी से हो रहा है। जांग यी चिल्लाकर अपने लोगों को अंदर बुलाता है। इस बीच जांग यी ने अपनी राइफल निकाली और उसकी स्कोप से देखा कि कौन बाकी लोगों को बगावत में लीड कर रहा है। परफेक्ट शॉट से उसने एक के बाद एक कई लीडर्स को गिरा दिया। रूम में बैठे लीडर्स इस दौरान डरे हुए थे। कुछ मिनट बाद जांग यी शांत हो गया और कहा, सिचुएशन सॉल्व हो गई है। क्या आप सब ने नेगोशिएशन को एक्सेप्ट कर लिया है? दोनों स्मोकर्स ने तुरंत कहा। बाकी जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे वे भी डरकर एक्सेप्ट कर लिए। उसने उनसे कहा कि कल शाम को तुम लोगों को सप्लाईज मिल जाएंगी और अब तुम सब जा सकते हो। जांग यी ने ली जियान के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो उसके पीछे कोई बेवकूफी न करे, वह उन पर नजर रखेगा। जब सभी लीडर्स चले गए तो जांग यी से उसके बिल्डिंग रेजिडेंट्स ने क्यूरियसली पूछा कि अंदर क्या हुआ था। जांग यी ने उन्हें बताया कि उसने सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया, लेकिन उसे हर दिन 300 मील्स प्रोवाइड करने की डील करनी पड़ी। इससे वो नाखुश था।
क्योंकि उसे इतना खाना क्यों देना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन्हें 1000 से ज्यादा नेबर्स के खिलाफ लड़ना पड़ता, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती। रेजिडेंट्स ने समझा कि जांग ही उन्हें बचा सकता था। अब सभी बिल्डिंग 25 के लोग इमोशनल होकर रोने लगे। जांगी ने सबको घर जाकर आराम करने को कहा। सभी चले गए, सिर्फ अंकल यू वहां रुके। बूढ़े आदमी ने शर्माते हुए कहा कि चीजें वैसे नहीं हुई जैसी उसने इमेजिन की थी। जांगी अंकल यू को एक प्राइवेट जगह ले गया और सच बताया। उसका प्लान था कि सभी अपार्टमेंट्स के लीडर्स को एक साथ खत्म कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ 5 सबसे प्रभावशाली लीडर्स आए थे, इसलिए उसने प्लान पोस्टपोन कर दिया। अगर 5 लीडर्स नॉकआउट हो जाते तो बाकी उनकी जगह ले लेते और बिल्डिंग 25 को तबाह करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होते। अब अंकल यू समझ गए कि अभी तक डिस्ट्रक्शन या फाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बाद में होने वाला था। जांगी ने अंकल यू को साफ कर दिया कि वह किसी को इसके बारे में नहीं बताए। अपने लग्जरी घर लौटकर उसने देखा कि उसकी पार्टनर योगा कर रही थी। इतने काम के बाद उनकी लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है। जोहू कीर ने पूछा कि नेगोशिएशन कैसे रही। जांगी उससे पूछा कि क्या वो सच में ये जानना चाहती है। जोहू को गोद में उठाकर बेड पर लेटाते हुए उसने कहा कि अगले कुछ दिनों तक उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक हॉट और रोमांटिक नाइट के बाद अगले दिन बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी सभी को खुदाई करने के लिए लगाया गया। उनका मिशन था 10 मीटर बर्फ के नीचे जमीन तक पहुंचना, ताकि वे खेती कर सके। जांगी सिर्फ यह कंफर्म करने के लिए वहां से गुजरा कि सब कुछ सही हो रहा है। फिर वो स्नोमोबाइल लेकर दूर चला गया। बाकी 2 लीडर्स ने कहा कि उन्होंने स्नोमोबाइल खोजने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिली। आखिर उसने इसे कहां छिपा रखा है। आज जांगी का मकसद था एक वेटरनरी क्लिनिक ढूंढना, जहां उसे पता था कि उसे वो जहर मिल सकता है जिसका इस्तेमाल उन जानवरों को मारने के लिए किया जाता है जो बच नहीं सकते, जिसे खोजने के बाद उसके पास इतनी मात्रा थी कि उससे वह 300 लोगों को बेहोश कर सकता है, क्योंकि उन्हें कोई इलाज नहीं मिल पाएगा। उसे पता था कि जब सही समय आएगा वो इसका इस्तेमाल करेगा। घर लौटते वक्त उसने अपने बिल्डिंग के लिए काफी सप्लाईज इकट्ठा कर ली थी। हर कोई इस बात से इंप्रेस था कि इस बार उसने कितना ज्यादा सामान इकट्ठा किया था। फोन कॉल के जरिए उसने बाकी बिल्डिंग्स को उनके हिस्से की सप्लाईज लेने के लिए हर बिल्डिंग से 3 लोगों को बुलाया। धीरे धीरे 30 पड़ोसी बिल्डिंग्स वालों ने पहले दिन का खाना उठाया और हर कोई खुश था कि अब उन्हें खाना मिलने लगा था। जाते समय उसने वर्कर्स को यह कहते सुना कि आज के हार्ड वर्क से वे थक गए थे, लेकिन ये मेहनत वर्थ थी। बिना किसी प्लान के भी चीजें अच्छी चल रही थी। अपने आरामदायक घर लौटने पर उसका घर हमेशा की तरह साफ था और उसे वहां हर चीज की जरूरत पूरी थी, यहां तक कि उसे रोज हॉट शावर भी मिलती थी। दूसरी बिल्डिंग्स में वांग टेनफोंग ने अपने सबॉर्डिनेट के आते ही सबसे पहले चेक किया कि सिगरेट्स है या नहीं। उसके पीछे हर किसी ने जल्द ही कहा कि अगर उन्हें सिगरेट्स नहीं मिली तो वो दम घुटने से मर जाते। सभी लोग रिलैक्स थे और तभी उन्होंने खाने के बारे में सोचा। उसने सभी को खाने की परमिशन दी, लेकिन तब तक नहीं जब तक वो ये कंफर्म नहीं कर लिया कि खाना जहरीला नहीं है। उसकी टीम को फूड मिलने का कॉन्फिडेंस था, लेकिन बिल्डिंग्स के बाकी वर्कर्स अपने हिस्से का इंतजार कर रहे थे, जो कभी आया ही नहीं। उस रात जांग यी ने शांति से शोवर लिया और पड़ोस में फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो रहे झगड़ों की आवाजें सुनी, जबकि वो और उसकी पार्टनर पेट भरकर खाना खा रहे थे। अगले दिन हर कोई खुदाई कर रहा था और जांग यी अपनी रोजाना की रौंस के लिए तैयार हुआ। इसके बाद वह अपना स्नोमोबाइल लेकर और खाने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ घंटों के बाद वह और पहले से कम खाना लेकर लौटा। जांग यी ने सभी को बताया कि बाहर सप्लाईज ढूंढना अनप्रिडिक्टेबल है और उन्हें उसी में खुश रहना चाहिए जो उनके पास है। उसकी प्लानिंग थी कि वह अंदरूनी झगड़ों को और बढ़ा दे। उसी दिन बिल्डिंग्स ने रेसिडेंट्स को निकालना शुरू कर दिया ताकि खाने वालों की संख्या कम हो सके। कई लोग अफरा तफरी में फंसे थे, जबकि जांग यी अपने घर में म्यूजिक सुन रहा था और अपने इक्विपमेंट तैयार कर रहा था। अगले दिन उसने नतीजे देखे, दर्जनों लोग निकाल दिए गए थे।
और बिल्डिंग्स पर लानाई के निशान थे। कुछ ने पूछा क्या उन्हें आज भी खुदाई करनी है। जहांगीर ने ठंडे अंदाज में लाशों के बीच से गुजरते हुए कहा कि अगर वे उन लोगों की तरह मरना नहीं चाहते तो हाँ। जल्द ही हर कोई बर्फ में खुदाई करने के लिए दौड़ पड़ा, जिसे जहांगीर देख रहा था। लेकिन अंकल यू ने देखा कि आज काम करने के लिए कम लोग आए हैं। उन्होंने कहा काफी लोग मर चुके हैं, सिर्फ जहांगीर की टीम ही आज काम कर रही है, लेकिन कल ये बदल जाएगा। ये एक मैसेज था सभी पड़ोसी रेसिडेंट्स के लिए जो काम नहीं करेंगे उन्हें खाना और सिगरेट्स नहीं मिलेंगी। अगले दिन काम करने वालों की संख्या लगभग सामान्य थी। अंकल यू ने सवाल किया कि इतने लोग वापस काम पर क्यों आ गए, जबकि उन्हें पता था कि सभी के लिए खाना नहीं होगा। जहांगीर ने इशारा किया कि वे खाना लेने ही यहां आए थे और पिछले दिन की लाशें धीरे धीरे गायब हो रही थीं। जैसे ही वह जा रहा था, चैनलिंग उससे बात करने के लिए आई। वह चिंतित थी और मौजूदा हालात पर चर्चा करना चाहती थी। उसने कहा कि अगर ऐसे ही कम खाना मिलता रहा तो रेसिडेंट्स एक दूसरे को मार देंगे। उसने सुझाव दिया कि वे दोनों एक साइंटिफिक तरीका निकाल सकते हैं जिससे सभी के लिए फूड प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वे साथ में काम करें तो अपने टेरिटरी का विस्तार कर सकते हैं और इस दुनिया के अंत समय में एक साम्राज्य बना सकते हैं। जहांगीर की नजरें क्रूर हो गईं और उसने उस पर आरोप लगाया कि वह लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है ताकि वह पावर हासिल कर सके, और कहा कि जिस तरह से उसने किया उसकी इमारत में कई लोग मर गए। उसकी पहले की बातचीत के तरीके उसके साथ काम नहीं करेंगी। जहांगीर ने उसे धक्का देते हुए कहा कि उसके जैसे लोग जल्दी मर जाते हैं और उसे उस पर किसी चीज के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए। चिनलिंग ने जहांगीर से विनती की वह उसकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए जहांगीर आगे बढ़ गया। अजीब बात यह थी कि सब कुछ के बावजूद लीजान की इमारत में कोई हताहत नहीं हुआ था। सब जीवित थे और काम कर रहे थे। यह जानकर जहांगीर ने ली जियान से पूछा कि उसने सबको जीवित और हेल्पफुल कैसे बनाए रखा। जहांगीर सोच रहा था कि ली जान कुछ छिपा रहा है। ली जान का जवाब सरल था। उसने कहा कि उसने अपनी जनता से कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने सबको डील के बारे में बताया और जो थोड़ी बहुत खाद्य सामग्री उन्हें मिली उसे समान रूप से बांट दिया। जहांगीर ने मजाक में कहा कि इसका मतलब यह है कि तुम सब समान रूप से भूखे हो। ये जानकर संतुष्ट होकर वो जाने लगा, लेकिन ली जान ने उसे रुकने को कहा। उसने कहा कि क्या जहांगीर उसके निवासियों की मदद कर सकता है। जहांगीर तब बोला कि वो ये तरीका यूज करने के लिए स्मार्ट हो सकता है, लेकिन ये इनफ नहीं होगा। जब धीरे धीरे उसके लोग भूख से मरने लगेंगे तो बचे लोगों के पास पर्याप्त फूड होगा। हिनान फांग और वांग टेनफोंग जहांगीर के पास आकर पूछते हैं कि आज वो बाहर नहीं गया, क्या उसके पास पर्याप्त खाना है। जहांगीर ने उनसे कहा कि वह उसी के लिए जा रहा है और सायं तक उन्हें उनका खाना मिल जाएगा। कुछ समय बाद अन्य इमारतों के नेता जहांगीर के पास आए और वांग टेनफोंग और तेनान फांग की तरह खाने के साथ सिगरेट्स की भी डिमांड की। जहांगीर ने कहा कि वो देखता है क्या कर सकता है और कल से सभी के लिए सिगरेट्स की व्यवस्था करने की कोशिश करेगा। जहांगीर के बिल्डिंग वालों ने जहांगीर से कहा कि दूसरे लोग कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हैं और जहांगीर को उनकी हर डिमांड नहीं माननी चाहिए। जहांगीर ने कहा कि वो बायस नहीं हो सकता, जिससे अन्य निवासियों में ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। घर लौटकर उसने अपने सोफे पर लेटकर कहा कि यह सिर्फ समय की बात थी। चीजें उसी तरह चल रही थीं जैसे उसने योजना बनाई थी और जल्दी ही बाकी लोग दूसरे लोगों की तरह बर्फ में पड़े होंगे। अब उसे अपनी योजना की दूसरे भाग स्टार्ट करना था। अगले दिन सुबह उसने भोजन की तलाश में जाने का निश्चय किया। इस बार उसने कंफर्म किया कि सभी के लिए बहुत सारा खाना लाए। जब भूख फैल रही थी उसने पहले से बचाए गए जहर का उपयोग किया। प्लान बहुत अच्छा चल रहा था। जहांगीर ने तय किया कि अब वार करने का समय आ गया है। पहले से कहीं अधिक भोजन लेकर घर लौटने पर उसने अपने अंकल यू और अन्य लोगों से कहा कि वे उसकी रक्षा करने के लिए वहां रहेंगे। इस बार नेता अपने भोजन लेने आए। जिन नेताओं के साथ उसका अधिक संपर्क था उनके चेहरे का रंग अजीब था। जब इमारत 21 का नंबर आया, जहांगीर ने भोजन लेने के लिए अपनी पीठ मोड़ी और वह चौंक गया जब तेनान फांग हमले के लिए चिल्लाया और अपना हथियार निकाला। गोलियों की आवाज गूंजी
और किसी ने जहांगी की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। उसे अप्रत्याशित रूप से बचाने वाला वो व्यक्ति केवल वही था जिस पर उसने भरोसा किया था। जल्द ही अन्य इमारतों के पड़ोसी वहां आए ताकि काम पूरा कर सके। वे आश्वस्त थी कि जहांगी निहत्था था। उनमें से एक ने पीछे से उसे मारने की कोशिश की। बिना अपनी क्षमताओं को छिपाए उसने एक मशीन गन निकाली और बेतरतीब ढंग से गोलीबारी शुरू कर दी। जब उन्हें जहांगी को मार गिराने की उम्मीद खत्म हो गई, विश्वासघातियों का समूह ने भागने की कोशिश की, लेकिन हालांकि उनमें से जो कई भाग रहे थे वे सभी सिर में गोली लगने से गिर पड़े। जब गोला बारूद खत्म हो गया तो उसने 2 और पिस्तौल निकाली। नेताओं वांग टैनफोंग और तियानफांग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वे इन सब में शामिल नहीं थे और अपने लाइफ की भीख मांगने लगे। अंत में चैनलिंग बची थी और उसने कहा कि उसका इससे वास्तव में कोई लेना देना नहीं था। उसने यह बोलकर अपने जान की भीख मांगी कि उसके पास एक 13 साल की बेटी है जो उसका इंतजार कर रही है। बिना दया दिखाए जहांगी ने उसके माथे में गोली मार दी। उसके पीछे लाशों का ढेर था। जहांगी के सामने आश्चर्य करने के लिए कोई जीवित नहीं था। उसने स्टोर से एक एड्रेनालिन इंजेक्शन लिया और उसे अंकल यू की छाती पर लगाया। इमारत 25 के 2 लोग छिपे हुए थे। उसने मदद के लिए चिल्लाया और उन्होंने अंकल यू को जोगीर तक पहुंचाया। रास्ते में तो लेमी ने अपने घायल प्रेमी को देखा और चिंता करने लगी कि यह कैसे हुआ था। अगर वह मर गया तो वह कैसे जिएगी। जहांगी ने उससे शांत रहने को कहा और बोला कि जो हुई एक बड़ी डॉक्टर है और हम हर पॉसिबल कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। लेडी रोते हुए बोलती है कि अगर अंकल यू को कुछ हुआ तो जांग यू उसके बच्चे की देखभाल करे, क्योंकि अगर उसका प्रेमी मर जाता है तो वह भी मर जाएगी। जांग ये समझ नहीं पाया कि वह पहले से ही यह क्यों सोच रही थी कि वह जीवित नहीं रहेगा। क्या वो शायद चाहती है कि वह जीवित न रहे। जो लेमी रोने लगी और चिल्लाने लगी कि नहीं, उसका पार्टनर नहीं मर सकता। उसकी बात सुनकर थक कर जांग यी अंकल के पीछे जाता है। उस महिला के मन में अंकल यू उसकी अच्छी जिंदगी का चाबी है और वह उसे छोड़ नहीं सकती। जांग यी ने सबको अपने अपने घर लौटने के लिए कहा, लेकिन औरत ने जोर देकर कहा कि उसके लवर को इस वक्त उसकी जरूरत है, अंकल की परवाह करते हुए जो वास्तव में उस औरत को पसंद करते थे। जांग यी ने इसके बारे में सोचा और उसे रहने दिया। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, चीजों का रंग बदल गया। हवा गर्म हो गई और जो लेमी खुशी के आंसू बहाने लगी। जांग यी का घर वो जगह थी जहां वो हमेशा रहना चाहती थी। जब जांग यी और जोहू अंकल को अंदर ले गए, जो लेमी रसोई में गई और बिना अनुमति मांगे कुछ पीने लगी, जिसने दोनों को चौंका दिया। वो औरत खुश होकर पूछी कि क्या उसके पास पाउडर मिल्क है, जिससे जांग यी का गुस्सा तुरंत भड़क गया। उसने फिर कहा कि यह बच्चे के लिए है और अंकल यू को बच्चा बहुत पसंद है। जांग यी ने स्पष्ट किया कि ध्यान अंकल यू पर होना चाहिए। वह घर के एक अलग कमरे में गया और स्टोरेज से एक अस्पताल का स्ट्रेचर निकाल लाया। जो लेमी ने सोचा कि क्या उसने उसे जादू की तरकीब करते हुए देखा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए जोहू से पूछा कि क्या उसे कोई अतिरिक्त उपकरण या दवाइयां चाहिए, कुछ भी जो अंकल को बचाने के लिए आवश्यक हो। जोगी ने अंकल की शर्ट उतारी। गोलियों लगने के स्थान से इंटरनल अंगों को नुकसान का डर था। इन मेडिकल कंडीशंस में अंकल को बचाना असंभव लग रहा था। जो लेमी ये सुनकर वो चिल्लाने और रोने लगी। गुस्से में जांग यी उसे इशारा करते हुए कहा कि अगर वो फिर से नौटंकी करती है या उसकी वजह से उनकी सर्जरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रोते हुए वो बोलती है कि जब मैं यहाँ यू के ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं कर सकती तो मेरा बाहर वेट करना बेहतर होगा। वो मन में सोच रही थी कि यहाँ बहुत सारा खाना और साफ गर्म पानी है, तो फिर ऑपरेशन रूम में कौन रहना चाहेगा। अपने इरादे को समझाते हुए जांग यी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि वो यहाँ रहकर मदद करेगी। उसने केवल इसलिए प्रवेश किया क्योंकि उसकी प्रेजेंस अंकल के लिए महत्वपूर्ण थी। वह तब तक इस कमरे को नहीं छोड़ेगी जब तक जोहू ऑपरेशन खत्म नहीं कर लेती। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।